हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग. नमस्कार, मैं प्रोफेसर शोभा लाल, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर. फ्रेंड्स, पूर्व में दी गई सूचना के अनुसार टुडे आई एम हियर टू इंटरेक्ट विथ यू on coordinate geometry for 11th or for IIT JEE examination. राहुल तिवारी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं ठीक से? यस राहुल तिवारी जी. सो फ्रेंड्स, today I am going to interact with you on coordinate geometry 2 dimension. मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा. यस ज्योति शेखर जी, कैसी हैं आप? अच्छी हैं. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स में. उनको ऐसा ये लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनको समझ में नहीं आ सकता है, या आईआईटी में जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना उनके लिए बहुत संभव नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में देयर आर सो मेनी चैप्टर्स. सो मेनी मीन्स अराउंड 10 to 12 चैप्टर्स इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आज मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स चैप्टर के बारे में बात करूंगा. माय इंटेंशन इज़ टू डिस्कस विथ यू ऑन द टॉपिक कोऑर्डिनेट्स and coordinates in 2-dimensional coordinate geometry. This chapter may be in 3-dimensional also. मैं 2-dimensional coordinate geometry के बारे में ही आपसे बात करूंगा. इसके पहले कि मैं टॉपिक के सारे फैक्ट्स के फाइंडिंग्स के बारे में बात करूं, फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू दैट व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर हम दोनों का अलग अलग मीनिंग निकालें, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का तो आपने जाना है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है. यूनान में जो भाषा बोली जाती है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है. ज्योमेट्री के द्वारा समझ सकते हैं. जियो मीन्स लैंड इन ग्रीक भाषा, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ज़मीन को मापना. यानी ज्योमेट्री के उस हिस्से को, उस भाग को जिसके द्वारा ज़मीन को मापते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर इस नामकरण के पीछे के हिस्ट्री में आप जाएं, एंशिएंट लिटरेचर को देखें, तो आप पाएंगे कि यूनान में ज़मीन को लेके, इसके पार्टीशन को लेके, इसके बंटवारे को लेके बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे. फिर वहाँ के शासकों ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या टेक्निक तरकीब हो सकता है जिससे ये पार्टीशन, ये बंटवारे आसानी से हो जाए. तो उस समय उस
जगह, उस देश में, उस राज्य का जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था उसका नाम था यूक्लिड। राजा ने यूक्लिड को बुलाया और यूक्लिड से कहा कि कोई सजेशन आप दे सकते हो तो बताओ। जैसा कि मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया है, उस आधार पर मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं कोई देखने के लिए नहीं गया था कि ऐसा ही हुआ था। तो यूक्लिड ने एक नए तरह के मैथमेटिक्स का जन्म दिया, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। बट यहाँ हमको ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट इज व्हाट? अब कोऑर्डिनेट के फॉर्मेशन पर आई एम गोइंग टू रिवील यू ए वेरी सीक्रेट फैक्ट। मैं एक बहुत ही रहस्यमय बात बताता हूँ। आप जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं, आपके टीचर्स उसको बताते हैं कि एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, ABCISSA, एब्सिसा। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एब्सिसा में से आप सी निकालिए, ABCISSA। एब्सिसा में से आप सी निकालिए और फिर जो ऑर्डिनेट है उसको एक साथ कर दीजिए। देन एब्सिसा का सी और ऑर्डिनेट एक साथ मिला करके बन जाता है कोऑर्डिनेट। मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के चलते जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो, वो कोऑर्डिनेट होगा। और कोऑर्डिनेट सिंगुलर नहीं हो सकता है। मतलब आप जब भी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यू कैन से, अब जब एक्स, अगर पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो सिंगुलर हो सकता है। अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करेंगे विदाउट सेइंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो इट इज ऑलवेज प्लूरल। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के चलते अगर हम अब ज्योमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ लैंड और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट के चलते ज़मीन को माप देना, इसके द्वारा लैंड का मेजरमेंट करना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो जो नाम है, जो नोमेनक्लेचर है, जो नामकरण है, उसके आधार पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मीनिंग हुआ, कोई स्टूडेंट ये जानने की कोशिश करता है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, तो इस तरह से उसका वो मीनिंग लगा सकता है। बट द रियल फिगर इज़ डिफरेंट, द रियल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ डिफरेंट। अगर ये स्टूडेंट समझ जाता है कोई भी, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर दैट स्टूडेंट to study 2-dimensional coordinate geometry as well as 3-dimensional coordinate geometry. तो let us write, नोट करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। A branch of mathematics, sorry, it is possible only to explain in English only the definition. I can't explain in Hindi, I can just give some hints in Hindi. A branch of mathematics whose study is based on algebra and algebraic equations. अलजेब्रा और algebraic इक्वेशन पर बेस्ड जो ज्योमेट्री है उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब कहेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। अलजेब्रा और अलजेब्राइक इक्वेशन के आधार पर आप इसको एक लाइव एग्जांपल से समझिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। आप किसी मार्केट में जाइए, आप किसी को पहचानते नहीं है जो लोग मार्केट में घूम रहे हैं। आप किसी एक आदमी के बारे में उसका हाथ पकड़िए या उसको नमस्ते करिए और पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। जनरली लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है,
चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, उसका कोई ना कोई फादर होगा। उसके घर के बारे में पूछिए कहाँ उसका घर है, तो वो बताएगा कि उसका घर कहीं है। जो ये डेली लाइफ का ये जो इवेंट है जो मैंने कहा, उसी तरह से आप कोई भी अलजेब्रा का एक इक्वेशन लिखिए, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5। इस तरह का आप कुछ भी अलजेब्रा में लिख दीजिए, कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिलेशन। आप जानकर खुश होंगे, अगर आपका टीचर नहीं बताया है तो आप जान लीजिए कि इन जितने आपने अलजेब्रा के रिलेशंस लिखे, इस हर रिलेशन के करस्पॉन्डिंग, इस हर रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ज्योमेट्रिक फिगर बन रहा है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y, या x और y में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। सो एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। इसके द्वारा एक रेखा निरूपित होगी। ये बात दूसरी है कि इसकी लंबाई इस रेखा की कितनी होगी, चौड़ाई क्या होगी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बताएगा। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ रविंदर कैसे हो? अच्छे हो रविंदर? आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई वन ऑफ द स्टूडेंट। मुझे लगता है आज से करीब 20-25 साल पहले रविंदर जी को मैं पढ़ाया करता था। हाँ रविंदर प्रसाद जी, आप अच्छे हैं? वाह, कैसे आपका अवतार हुआ सामने, फेसबुक पर आप लाइव आ गए मेरे से मिलने। चलिए रविंदर जी, धन्यवाद। तो मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नमस्ते विकास भैया, कैसे हैं आप? अनुप्रिया वर्मा, अच्छी हो? नमस्कार विकास भाई, नमस्ते। अब भी बम्बे से विकास भैया हम लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं। तो आई वॉज डिस्कसिंग कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आप लिखते हैं तो x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ x का पावर कितना है? 1 है, y का पावर भी 1 है। तो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल के पावर 1 है। तो मैंने क्या कहा, प्रत्येक अलजेब्राइक इक्वेशन किसी न किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हुआ? ये ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा मतलब ये नहीं कि एकदम 100% सीधी, मतलब जो आप नेकेड हैंड से ड्रॉ कर सके, जो अपने खुले हाथों से आप खींच सकते हैं, दैट टाइप ऑफ लाइन। दूसरा मैंने इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन को मैंने कहा, आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यह भी एक अलजेब्रा का इक्वेशन है, बट ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, नहीं एक्स एंड वाई। यह इक्वेशन क्या है? एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट ए सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है और ये 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर है, मतलब रेडियस यहाँ 2 है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल चैप्टर पढ़ेंगे, इन दैट सर्कमस्टांस इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इस तरह से मैंने ये सिद्ध किया, या मैं ये बताने में सक्षम हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, मैथमेटिक्स के उस ब्रांच को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं जिसका अध्ययन, जिसका स्टडी अलजेब्रा और अलजेब्रा के इक्वेशन पर आधारित है। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हुज स्टडी इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक इक्वेशंस इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक किंवदंती है, देयर इज ए
and you can say common discussion among the mathematicians or scientists or intellectual or in the academia कि 17 ईयर्स के एज में जर्मनी का रहने वाला रेने डिस्क्रेट इन इंग्लिश यू कैन राइट, रेने देकार्ते ने 17 ईयर्स के एज में रात में स्वप्न देखा जब वो सोया था, ही वॉज ए स्टूडेंट एट दैट टाइम, और सुबह में उसने एक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को लिखा जिसे दुनिया आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानती है। मतलब स्वप्न में भी लिए गए ड्रीम को दुनिया बदलने की क्षमता है। दिस इज द मैथमेटिकल फैक्ट्स टेकिंग रेने डिस्क्रेट एज द एग्जाम्पल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेने डिस्क्रेट को कहते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट 2-dimensional coordinate geometry and second one is 3-dimensional coordinate geometry। 2-dimensional का मतलब हो गया आप जब उसमें दो वेरिएबल की बात करते हैं, दो एक्सिस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा x + y = 5, आपने यहाँ एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, एक x वेरिएबल एक दूसरा y वेरिएबल का बात किया है। तो दिस इज 2-dimensional coordinate geometry। But if you are writing x + y + z = 5, तो वहाँ x + y = 5 एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। दैट वाज रिप्रेजेंटिंग ए लाइन, एक पतले कोई रस्सी के जैसा कोई रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जैसे आपने एक वेरिएबल को बढ़ा दिया तो ये हो गया x + y + z = 5। नाउ इट विल रिप्रेजेंट ए प्लेन, या अब एक प्लेन एक समतल को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक ब्लैक बोर्ड, लाइक टेबल सरफेस, और कोई भी प्लेन 3-dimensional प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2-dimensional में, जिसमें 2 एक्सिस के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोशन, डिस्प्लेसमेंट या ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो दैट इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ 2-dimensional कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और 3-dimensional कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी कंसीडर 3 एक्सिस एज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। स्टूडेंट शुड नोट दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT एग्जामिनेशन और IIT JEE एग्जामिनेशन और any engineering entrance examination, then your concept must should be clear। तो आपकी जो मौलिक अवधारणा है सब्जेक्ट के बारे में वो शुरू से ही स्पष्ट होनी चाहिए। अदरवाइज आप ये काउंट कर सकते हैं कि आपने 5000 न्यूमेरिकल्स बना लिए, बट जिसको आपने टीचर्स ने बनाया उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बना सकते हैं, बट आप खुद से किसी प्रॉब्लम को एनालिसिस करने में डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। So it is required that please try to understand the fundamental of coordinate geometry। तो वायदे के अनुसार first of all in the starting I told you that कि आज हम आपसे कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है, 10th क्लास में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स चैप्टर पढ़ा है, 11th में भी आप पढ़ रहे हैं, और उसी को आपको IIT में भी पढ़ना है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि IIT JEE को compete करने के लिए 3C इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। C + C + C = 3C। फर्स्ट C इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का नाम है अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। फर्स्ट C तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अलजेब्रा का। सेकेंड C इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम डिस्कशन अभी आज से शुरू किया है, फर्स्ट चैप्टर। एंड थर्ड C इज़ कैलकुलस। मित्रों, मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं कि मैं रोज़ प्रतिदिन विषम परिस्थितियों को छोड़कर रात में 9:10 पर फेसबुक पर लाइव आ रहा हूं आजकल, ताकि गांव के या शहर के वैसे बच्चे और बच्चियां जो लॉकडाउन के चलते अपने शिक्षक के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, बट दे हैव सम ड्रीम टू डू
फॉर देयर करियर, तो वो तैयारी कर सकें। आप हमारे इस मैसेज को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। अगर आपके संपर्क में कोई स्टूडेंट है तो आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन इस वीडियो को आप उस स्टूडेंट तक फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो स्टूडेंट समझ सके। अगर उसको इस मेरे प्रयास से कुछ भी अगर सफलता मिलती है, पर अगर वो कुछ गेन करती है या करता है, तो देन इट विल बी वेरी मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे गर्व की अनुभूति होगी। तो फ्रेंड्स, लेट अस कम। मैं रिवीजन कराता हूँ आपसे। द फर्स्ट फैक्ट अबाउट कोऑर्डिनेट चैप्टर यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आप जरा मेरे को बता दीजिए। आप किसी शहर में खड़े हैं सड़क पर, और आपका कार जो है ख़राब हो गया है। आप मेन शहर से 40 किलोमीटर दूर हैं। आप किसी मैकेनिक्स को वहाँ बुलाना चाहते हैं। आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को फ़ोन कर रहे हैं, या जो भी व्यवस्था है उससे आप बुलाना चाहते हैं, तो आप उसको बताते हैं कि इस पिलर से इतना किलोमीटर इस डायरेक्शन में हम हैं। मैकेनिक्स वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन कल्पना करिए, एक मंत्री जी का हेलीकॉप्टर स्पेस में उड़ रहा है। बहुत कीमती हेलीकॉप्टर है, मतलब इस तरह का है कि अगर वो ख़राब भी हो जाए तो ज़मीन पर नहीं गिरेगा, वो ऊपर ही हैंग कर जाएगा पृथ्वी की सतह से 4000 किलोमीटर ऊपर, इतनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। सपोज करिए, अब वो स्पेस में ही हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। सपोज करिए रेडार भी काम नहीं कर रहा है, रेडार का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। फिर पायलट के पास तो सूचना देने का है, लेकिन वो कैसे बता सकता है कि हमारा हेलीकॉप्टर अभी तक काल में कहाँ लटका हुआ है स्पेस में। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जो स्पेस इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जो इंजीनियरिंग के अदर एस्पेक्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, जो बातें मैंने आपसे कह के सुनाई, इसको हम इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन फॉर्मुलेट, वी कैन ड्राफ्ट ए प्रॉब्लम एंड देन वी कैन सजेस्ट सम एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आप कहेंगे कि ये नेताजी का हेलीकॉप्टर और ये कार बिगड़ने वाला जो एग्जाम्पल है, इसके देने के पीछे का आपका लॉजिक क्या है एसलाल जी? मेरा लॉजिक सिर्फ इतना है कि किसी पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको एक सर्टेन पॉइंट चाहिए। आप जहाँ आप खड़े हैं, दैट इज़ द ओरिजिन। वहाँ से आप बता रहे हैं कि कितने दूर वो सिटी है जहाँ से ड्राइवर को आना है, ये मैकेनिक्स को आना है। यह हेलीकॉप्टर ऊपर फिक्स है, वहाँ दैट इज़ द ओरिजिन। वहाँ से नीचे कितना, नीचे से फिर शहर कितना दूर, वहाँ पर भी देयर इज डायमेंशन। तो जो पॉइंट फिक्स है जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, या तो एक्स एक्सिस और या तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और ओरिजिन पर चूँकि पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी इन स्टैटिस्टिकल पोजीशन, स्थिर मानी जाती है बिंदु। ओरिजिन पर है मतलब न तो एक्स एक्सिस की तरफ गया, न तो वाई एक्सिस की तरफ गया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज सपोज्ड एज 0 0। एक्स एक्सिस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। अब नाउ अब कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पर चल रही है,
आप अगर जा रहे हैं सीधे किसी सड़क पर तो आप सीधे उसी सड़क पर जा रहे हैं। ऐसा आपके लिए ऐसा संभव नहीं है कि आप एक साथ दो सड़कों पर चलें, या तो आप एक्स एक्सिस पर जाएंगे या तो वाई एक्सिस पर जाएंगे। तो जब आप एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, आप कोई दूरी कवर नहीं करते हैं। तो वाई एक्सिस पर आपका कवर किया हुआ डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, मतलब मैथमेटिकली इट इज़ ज़ीरो। तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट का मान ज़ीरो होता है, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस ओनली, सो द वैल्यू ऑफ then the coordinate of the point on the x axis will be x0. Then the coordinate of point on x axis will be x0. और अगर y एक्सिस पर केवल चल रहा है तो फिर x एक्सिस पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। then the coordinate of y, then the x coordinate is 0 on y axis, मीन्स अगर कोई पॉइंट अगर आप b लेते हैं y एक्सिस पर तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0y। इस तरह से आपने समझ लिया तीन फंडामेंटल बात कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, दूसरा y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। दिस इज द फंडामेंटल फैक्ट अबाउट बिगिनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ the first theorem, that is a very joking theorem for you because it has been part of your 10th mathematics also. origin से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, what is the distance of a point from the origin। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी। तो इसको कैसे डेराइव किया जाएगा, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन यू जस्ट बाई फेसबुक लाइव सेशन, बट आई कैन गिव यू सजेशन। अगर आपके पास कॉपी है तो आप अभी बैठे हैं तो आप लिखना शुरू करिए, अपना कमेंट लिखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप वैसे कर लीजिए। अदरवाइज आप कोई पॉइंट ले लीजिए पी का कोऑर्डिनेट मानिए कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मतलब हुआ पार्टिकल एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस कवर किया। पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन से मिला दीजिए, तो एक आपके पास समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और आप लगा दीजिए वही थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका फेमस थ्योरम है 10th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से आप क्या पाएंगे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक ट्रिक याद रखना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि 6 और 5 का ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, आपको ये नहीं पूछना है कि 6 5 कहाँ है, 6 भी प्लस है 5 भी प्लस है, दोनों ही प्लस है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। आंसर क्या होगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 36 प्लस 25 जोड़ दीजिए, रूट में जो आएगा मान रख दीजिए, दैट इज़ द आंसर। ओरिजिन से 3 और 5 का डिस्टेंस क्या होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, आंसर होगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। दूसरा इसमें थ्योरम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप बम्बे में हैं और मैं जयपुर में हूँ, मेरा कोऑर्डिनेट x1 y1 है और आपका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हम दोनों के बीच की दूरी क्या है, दिस इज ए क्वेश्चन। आप जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछिए तो कहता ये तो मेरे किसी किताब में ही नहीं है, मैंने NCERT पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो बुक पढ़ लिया,
मैंने ये बुक पढ़ लिया, मैंने वो बुक। भाई साहब, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसके लिए फॉर्मूला है, रूट अंडर में वैसे ही दे दीजिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस रूट प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यानी हमारे, मैंने कहा मेरा कोऑर्डिनेट है x1 y1, आपका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मैंने अपना कोऑर्डिनेट x1 ले लिया, आपका कोऑर्डिनेट x2 ले लिया, फर्स्ट वाला दोनों का डिफरेंस निकाला, स्क्वायर कर दिया, प्लस अब मैंने अपना दूसरा कोऑर्डिनेट लिया, आपका दूसरा कोऑर्डिनेट लिया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर किया, और जो दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट आया उसको रूट में डाल दिया। दिस इज द आंसर। सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉयड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, ये सब के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु के एक रैखिक होने का शर्त। एंड आई होप कि अगर आप कोऑर्डिनेट चैप्टर शुरू में जो आपके 10th में भी है और 11th का पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट का, अगर आप इसको ठीक से बना लेते हैं तो आपके एक सुहाने सफ़र की शुरुआत, ए गोल्डन जर्नी ऑफ योर कैरियर इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। So the third theorem in this chapter, coordinates is, please note down if you can write, find the area of a triangle, find the area of a triangle, coordinates of whose vertices are x1 y1, त्रिभुज के जो 3 शीर्ष हैं तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। सेकंड वर्टेक्स यानी दूसरे शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। थर्ड वर्टेक्स यानी तीसरे शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3। देन यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आप कहिएगा हमने तो ज्योमेट्री में पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उससे ये डिफरेंट है क्या? न तो यहाँ आधार है और न तो यहाँ ऊंचाई है। और यहाँ आपके पास सिंपल एक ट्रायंगल है जिसके तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे? मुझे आपको एक यहाँ सलाह देना है। आई वुड लाइक टू गिव यू ए वेरी गुड सजेशन कि आप, यद्यपि ये आपको अलजेब्रा में पढ़ने को है, अगर आप नहीं पढ़ा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ाई शुरू करने के पहले, फिजिक्स में वेक्टर की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको अलजेब्रा का जो 12 में पढ़ना है, आप तो 11th में हैं, वो 12 का चैप्टर है। आप अपने टीचर से कहिए जो आपको फंडामेंटल पढ़ाते हैं कि वो आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा दें। क्या? सारणिक डिटर्मिनेंट चैप्टर को डिटर्मिनेंट आता है, मतलब आपको मैट्रिक्स के बारे में भी जानकारी हो जाएगी और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दोनों की जानकारी हो जाएगी, तो आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रास्ता सुगम हो जाएगा। इट विल बी वेरी सिंपलर फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, यू आर एडवाइज्ड that kindly
jump some chapters and extract some new ideas from your 12 mathematics also, and try to include that in your 11th study, though that is in your 12 mathematics, but you have to study that chapter in your 11th, because this can help you in your coordinate geometry chapter, in your coordinates chapter. तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वर्टेक्स दिया हो तो अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो देखिए मैं क्या कहूँगा, 1/2 इंटू, उसमें भी कहा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1/2 तो देंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकेंड कॉलम में 1 x1 x2 x3, थर्ड कॉलम में y1 y2 y3। दिस इज द आंसर। यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इट्स वेरी इजी। लेकिन उसके लिए जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन मालूम है कि डिटर्मिनेंट को दो खंभों के बीच में, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कैसे रखते हैं, फिर उसको कैसे चार्ज फिक्स करके प्लस माइनस प्लस करके कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, यू शुड लर्न दैट, देन इट इज़ पॉसिबल। आप कहिए कि नहीं मुझे डिटर्मिनेंट का नहीं, आप कोई दूसरा प्रोसेस बताइए, तो दूसरा आपको बस वही आपको कैलकुलेट करके निकालने के लिए जो ट्रेपीजियन फॉर्म में लाते हैं, फिगर को कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें कैसे कैसे सोल्व करके निकालते हैं, दैट इज़ वास्टर वे टू एक्सप्लेन द फिगर हियर ऑन द मोबाइल। जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड राइट द रिजल्ट, you should write the result in numerical form, हाफ इंटू, अब लिखते जाएं आप, हाफ इंटू, अब यहाँ आपको कैपिटल ब्रैकेट देके फिर अंदर में सब लिखते जाइए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। इफ़ यू इक्वेट इज इक्वल टू 0, अगर इसको आप 0 के बराबर कर दें, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपने 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज बना ही नहीं। तो आपका जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये जो कोऑर्डिनेट्स थे वो ख़त्म हो गए? नो, कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन अब वो एक लाइन पर आ गए, एक रेखा पर आ गए, एक सीधी रेखा पर आ गए। एक जगह हो गया x1 y1, दूसरे जगह हो गया x2 y2, तीसरे जगह हो गया x3 y3। सो इफ़ area of triangle is equal to 0 means there is no triangle formed there, means all three lines are all 3 points are situated in a line, means this is the condition for collinearity of 3 points। 3 बिंदुओं के एक रैखिक होने का यही शर्त है फ्रेंड्स। आई होप you are enjoying my this lecture। मित्रों, एक दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम इस, हेलो अनुपम, कैसे हो आप? अनुपम सरकार, माय 20 years old स्टूडेंट अनुपम। हेलो अनुपम। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको अब निकालना हो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो प्लीज़ नेक्स्ट राइट नेक्स्ट थ्योरम, find the coordinates of
center of gravity of a triangle find the coordinates of center of gravity of a triangle coordinates of whose vertices are given coordinates of whose vertices are given अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिए गए हों तो उस त्रिभुज का के गुरुत्व केंद्र का नियामक ज्ञात करें। इसी को दूसरे तरीके से लिखा सवाल को पूछा जा सकता है। Prove that the medians of a triangle meet at a point and each median divide to each other in the ratio of 2:1। किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं और प्रत्येक मध्यिका एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। You have to note this theorem. This is also very good theorem। तो इसके लिए बहुत आसान है। मीडियन का मतलब हो गया किसी त्रिभुज के ऑल 3 साइड्स के जो मीट पॉइंट्स हैं, किसी त्रिभुज के ऑल 3 साइड्स के जो मीट्स पॉइंट हैं उस मीट पॉइंट को सामने के वर्टेक्स से मिला दीजिए। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने के शीर्षों से मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती हैं दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर और यू कैन से द मीडियंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके लिए आसान तरीका है, बीच में जो जी होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है। एक्स कोऑर्डिनेट का सम मतलब x1 + x2 + x3 बाई 3 और y कोऑर्डिनेट का सम y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया आंसर। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इसी तरह से आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें एंगल के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जहां काटेंगे दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। और इसमें आपको त्रिभुज के साइड्स का पहले लेंथ निकालना होगा और लेंथ निकालने के बाद लेंथ और इनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन आता है दैट गिव्स यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, प्रत्येक दिन रात में 9:10 पर मैं फेसबुक लाइव आता हूं जहां मैं 11th प्लस IIT JEE की तैयारी कर रहे या किसी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को फेसबुक लाइव के माध्यम से मैथमेटिक्स की कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ थ्योरम्स, कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में बताता हूँ, कुछ फंडामेंटल बताता हूँ, सो दैट कि लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आपके पास आपके इर्द गिर्द में कोई स्टूडेंट है, कोई बच्ची है, कोई बच्चा है जो लॉकडाउन के चलते प्रभावित है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब है, आप उसको ये जानकारी दीजिए। प्रत्येक दिन 9 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक मैं 1 घंटे तक फेसबुक पर लाइव रहता हूँ और प्रत्येक दिन मैं नए टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल रात में 9:10 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।